हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज सामयिक विमर्श की श्रृंखला में G7 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग का टॉपिक G7 का टॉपिक है आज। G7 का सम्मेलन अभी 11 से 13 जून 2021 के बीच इंग्लैंड में संपन्न हुआ। आप जानते हैं, बहुत कुछ आपने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हमारा यहाँ जो नज़रिया है चीज़ों को डिस्कस करने का, वो एक समग्र अध्ययन करना है। इसलिए हम लोग G7 के टॉपिक को यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। जो अप्रोच होगा अध्ययन का, वो आपके मस्तिष्क में एक G7 को लेकर के एक अच्छी समझ विकसित की जा सके। प्री से रिलेटेड जो फैक्ट आते हैं एग्जाम में, तो जितने भी फैक्ट हो सकते हैं G7 से रिलेटेड, वो सारे फैक्ट कवर कर दिए जाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन में जिस तरीके से एक एनालिटिकल अप्रोच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन के लिए जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, वो सारे डायमेंशन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये सारा पार्ट हम लोग G7 के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग G7 के विषय में। क्यों G7 वर्तमान समय में चर्चा के केंद्र में रहा है? हर साल सम्मेलन होता है, इस साल की खास बात क्या है? क्यों हम लोग G7 को फोकस कर रहे हैं? क्यों G7 भारत के लिए इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है? इन संदर्भों को हम लोग ज़्यादा फोकस करके अपने अध्ययन को आगे लेकर के चलेंगे। G7 का सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, लेकिन अब G7 के सम्मेलन में भारत जैसे देशों की भागीदारी अब निरंतर बढ़ रही है। भारत की भागीदारी और कुछ अन्य देशों की भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे G7 के बजाय हम लोग D11 बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेसीज 11। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, ये उन लोकतांत्रिक देशों का एक ग्रुप बने, जिसमें जो वर्तमान 7 देश हैं, कौन कौन से हैं अभी चर्चा करेंगे। वर्तमान 7 देशों के अलावा अन्य 4 लोकतांत्रिक देशों को भी शामिल कर दिया जाए। तो G7 से D11 की ओर बढ़ने की मंशा प्रकट की गई है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। G7 का मेंबर नहीं है भारत, क्योंकि यह औद्योगिक और विकसित देशों का संगठन है, इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन भारत को आमंत्रित किया जाता रहा है। पहली बार नहीं आमंत्रित किया गया है, पहले भी आमंत्रित किया जाता रहा है। भारत के इस आमंत्रण को इस संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। हम पुरानी बात कर रहे हैं थोड़ी सी। 2008 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था, गॉर्डन ब्राउन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा था कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कहीं, और कहीं भी आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के संदर्भ में। गॉर्डन ब्राउन का ये स्टेटमेंट था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य भारत नहीं है, उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं। उनका यह स्टेटमेंट कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य भारत नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है, यह भारत के बढ़ते हुए महत्व को प्रदर्शित करता है। और यह दिखाता है कि यद्यपि भारत ऐसे संगठनों में अभी अपना स्थान नहीं बना पाया है, सदस्यता नहीं ले पाया है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई भी घटनाक्रम घटित होते हैं, तो उन घटनाक्रमों में भारत की अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, और भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जो निरंतर बढ़ रही है। साथ ही साथ पोस्ट पैंडेमिक, जो पोस्ट कोविड एरा है, उस पोस्ट कोविड एरा के कंस्ट्रक्शन को लेकर के बात हुई है कि किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए पोस्ट कोविड एरा में। चाइना से थ्रेट सभी को मिल रहा है, चाइना सभी के लिए चुनौती है, गरीब देशों के लिए भी, विकसित देशों के लिए भी। चाइना की इस चुनौती का कैसे सामना किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। और B3W, बिल्ड बेटर वर्ल्ड के बारे में भी चर्चा की गई। केवल चर्चा नहीं की गई, बल्कि इसके लिए फाइनेंस भी सैंक्शन कर दिया गया, वित्त की संस्तुति भी कर दी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिन बिंदुओं ने G7 का ध्यान अध्ययन की ओर आकर्षित किया है, और G7 के संदर्भ में प्रश्न बनने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। हम लोग इन्हीं सारे संदर्भों में G7 के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले भी हमने बताया कि प्री और मेन दोनों नज़रिए से इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम लोगों का कवरेज दोनों नज़रिए से होगा, दोनों दृष्टिकोणों से होगा।
तो कैसे G7 का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है G7, कैसे G7 की संरचना निर्मित होती है, पहले थोड़ा सा एक फैक्चुअल स्टडी कर लेते हैं, फिर एनालिटिकल स्टडी पर आते हैं। तो G7 का निर्माण कैसे हुआ है, G7 का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पर हम लोग पहले फोकस कर लेते हैं। बात 1973 की है, 1973 की है, अक्टूबर 1973 की है। जो अरब देशों का संघ था, जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले अरब देशों का संघ था, जो सऊदी अरब के नेतृत्व में बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस संगठन ने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों पर ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑयल के व्यापार करने पर, तेल के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया प्रतिबंध? क्योंकि 1973 में ही, अक्टूबर 1973 में ही 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था, अरब और इजराइल युद्ध शुरू हुआ था। ये दूसरा युद्ध था जिसमें सीरिया, इजिप्ट ने मिलकर के युद्ध शुरू किया था और अरब ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो अरब इजराइल युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में जो अमेरिका जैसे देश थे, उन्होंने इजराइल का साथ दिया, उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया। इससे जो अरब कंट्रीज थे वो नाराज हो गए अमेरिका जैसे देशों से, विकसित देशों से, तो उन्होंने तेल का व्यापार बंद कर दिया, तेल भेजना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि तेल का संकट, ऑयल शॉक या ऑयल क्राइसिस उत्पन्न हो गई। इसे फर्स्ट ऑयल शॉक कहते हैं, इसे फर्स्ट ऑयल शॉक कहते हैं, यानी तेल की क्राइसिस उत्पन्न हो गई। अब जब तेल की क्राइसिस उत्पन्न हो गई तो इसकी भरपाई कैसे की जाए? और हालात ये थे कि तेल की कीमतों में 300%, 300% का इजाफा हो गया, 300% इंक्रीज कर गई तेल की प्राइस। और ये जो प्रतिबंध लागू किया अरब कंट्रीज ने, इन प्रतिबंधों को 1974 तक जारी रखा गया, मार्च 1974 तक जारी रखा गया। तो इन सारे विकसित देशों की हालात बुरे हो गए, तेल संकट के कारण हालात अच्छे नहीं रहे। नतीजा ये हुआ कि इन देशों ने मिलकर के ये तय किया कि कुछ न कुछ सोचे जाने की जरूरत है, कुछ न कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार के संकटों का सामना किया जा सके। जैसे फर्स्ट ऑयल शॉक आया, इस तरीके के संकटों का सामना किया जा सके। शुरुआत भी फिर 1973 से ही हुई। 1973 में, इस फैक्ट को जानना बेहद जरूरी है, 1973 में 4 देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी, इन 4 देशों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग आपस में मिलें और बातचीत करें। तो इन देशों के जो वित्त मंत्री थे, उनको कहा गया कि ठीक है, वे आपस में मिल बैठ करके बातचीत करें और कोई ना कोई रास्ता तलाशने का प्रयास करें। अब जगह तलाशी जानी थी कि भाई कहाँ मीटिंग हो। तो अमेरिका में व्हाइट हाउस ने अपनी जगह उपलब्ध कराई और जो लाइब्रेरी थी अमेरिका की, व्हाइट हाउस की, अमेरिका का व्हाइट हाउस राष्ट्रपति भवन है वहाँ का, तो उस राष्ट्रपति भवन की जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में उन्होंने जगह उपलब्ध करा दी, क्योंकि ये इनफॉर्मल मीटिंग थी, अनौपचारिक मीटिंग थी, ये एडहॉक मीटिंग थी, ये एक तरीके की एडहॉक मीटिंग थी और अनौपचारिक मीटिंग थी, तदर्थ मीटिंग थी। तो इन अमेरिका ने अपने व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी को बैठक के लिए उपलब्ध करा दिया। इसीलिए इन 4 देशों को वैश्विक धरातल पर लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में जाना जाता है, लाइब्रेरी ग्रुप। तो अगर पूछा जाए कि लाइब्रेरी ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो लाइब्रेरी ग्रुप में ये 4 देश शामिल हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी। तब एकीकरण नहीं था उस समय, तो ये 4 देश लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में जाने जाते हैं। फिर जब इन देशों ने बैठक की, बैठक के बाद इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन सब लोगों को भी शामिल किया गया और बैठक के बाद ये तय किया गया कि जो जापान है, जापान को भी इसमें हिस्सेदार बना लेना चाहिए और जापान को भी शामिल कर लेना।
तो जापान को भी शामिल करने पर सहमति बन गई और इस बात पर सहमति बनी कि ये जो एडहॉक मीटिंग है, ये जो हम लोग अनौपचारिक रूप से मिल रहे हैं, इसको हम लोग आगे चल करके कोई ना कोई औपचारिक रूप देंगे, फॉर्मल शेप देंगे। लेकिन फॉर्मल शेप देते इससे पहले गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? 1974 में ये सारे देश राजनीतिक अस्थिरता के शिकार हो गए। जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उनकी डेथ हो गई, अचानक सडन उनकी डेथ हो गई। अमेरिका, वेस्ट जर्मनी और जापान के जो मुखिया थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, वेस्ट जर्मनी के चांसलर और जापान के प्राइम मिनिस्टर, इन सब के ऊपर विभिन्न प्रकार के स्कैंडल में शामिल होने के आरोप लग गए। ये लोग किसी न किसी स्कैंडल में शामिल हैं, इनको त्यागपत्र देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। ब्रिटेन हंग असेंबली का शिकार हो गया, हंग पार्लियामेंट का शिकार हो गया, यानी वहाँ बहुमत वाली सरकार नहीं रही। तो 1974 में ही अचानक ये सारे देशों में क्राइसिस आ गई, पॉलिटिकल संकट उत्पन्न हो गया। नतीजा ये हुआ कि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई, रुक गई। लेकिन फिर 1975 में बात आगे बढ़ी, इनिशिएटिव फ्रांस ने लिया और 15 नवंबर 1975 को फ्रांस ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। फ्रांस ने इन सारे पांचों देशों को बुलाया। जो G5 था, यानी जो लाइब्रेरी ग्रुप जापान के शामिल होने के बाद G5 बन गया। जापान के शामिल होने के बाद G5 बन गया। तो अब इस G5 को 15 नवंबर 1975 को फ्रांस ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया कि भाई आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, जो बात रुक गई थी, क्योंकि डिस्टर्बेंस सभी देश में आया था। लेकिन जब फ्रांस ने बैठक बुलाई तो इस बैठक में इसने इटली को भी आमंत्रित किया। जो भी औद्योगिक रूप से संपन्न देश थे, जापान को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि जापान भी औद्योगिक रूप से संपन्न देशों में शामिल था। तो जो औद्योगिक रूप से संपन्न देश थे, उन औद्योगिक रूप से संपन्न देशों का संघ बन रहा था, इसलिए जापान शामिल हुआ। इसलिए जब 1975 में फ्रांस ने मीटिंग बुलाई तो उसमें इटली भी शामिल कर लिया गया और ये G5 से G6 बन गया 1975 में। फिर 1976 में अगले ही साल इसमें फिर चेंज किया गया और चेंज करके इसमें कनाडा को भी शामिल कर लिया गया। और जब इसमें कनाडा भी शामिल हो गया तो कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बन गया। यही G7 आज तक चला आ रहा है। तो ये कनाडा के शामिल होने के बाद 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ और कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बन गया। तब से ये G7 चला आ रहा है। लेकिन और भी इसमें उठापटक हुई और भी परिवर्तन हुए। 1977 में ये डिसीजन लिया गया 1977 में ये डिसीजन लिया गया कि जो यूरोपीय यूनियन है, इस यूरोपीय यूनियन के कमीशन और इस यूरोपीय यूनियन के काउंसिल के चेयरमैन को भी बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा। ये परमानेंट मेंबर नहीं होंगे, लेकिन ये परमानेंट गेस्ट बने रहेंगे। तो अब ये परमानेंट मीटिंग्स में भाग लेने आते हैं। फिलहाल ये G7 ही बना रहेगा और G7 ही बना हुआ है आज तक। हालांकि एक चेंज किया गया था इसमें। क्या चेंज किया गया था? आगे चल करके शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए 1998 में इसमें पूर्व सोवियत संघ, यानी अब रशिया है, को शामिल कर लिया गया। इसमें रूस भी इंक्लूड हो गया, रूस को जोड़ लिया गया और ये G8 बन गया। G7 G8 बन गया। लेकिन जल्दी ही ये फिर से G7 में परिवर्तित हो गया, क्योंकि 2014 में रूस को सस्पेंड कर दिया गया, रूस को निकाल दिया गया, बहुमत से निकाल दिया गया, आम राय से निकाल दिया गया, क्योंकि कोई औपचारिक संगठन नहीं है, कोई औपचारिक ढांचा नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, सब कुछ आम सहमत से तय होता है, इनफॉर्मली तय होता है। तो सारे देशों ने मिलकर के ये तय किया कि रूस को बाहर कर दिया जाए। क्यों?
क्योंकि रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प लिया था। क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन के नियंत्रण में था और जब पूर्व सोवियत संघ भंग हुआ तो यूक्रेन अलग हो गया, क्रीमिया भी साथ चला गया। तो रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को हड़प कर लिया, क्रीमिया प्रायद्वीप को ले लिया और अपने में जोड़ लिया, अपने में मिला लिया। इस घटना से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की घटनाएं आज के परिवेश में बहुत उचित नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए रूस को इस संगठन से निकाला जाता है। तो रूस को इस संगठन से सस्पेंड कर दिया गया। तो जो 1998 में G8 बन गया था, अब वो 2014 में फिर से G7 बन गया और आज यही G7 संगठन प्रचलित है। आज यही G7 संगठन कार्य कर रहा है, जो प्रतिवर्ष अपने शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी नहीं हो पाता है, जैसे इस बार 2021 में तो हुआ, लेकिन 2020 में 2020 में नहीं आयोजित किया गया, क्योंकि अमेरिका को आयोजित करना था। प्रतिवर्ष सम्मेलन का स्थान बदलता रहता है, अमेरिका को आयोजित करना था। ट्रंप के पहले तो कोविड पैंडमिक के कारण ट्रंप ने असमर्थता प्रकट की कि सम्मेलन नहीं किया जा सकता, फिर उनके ढीले ढाले रवैये के कारण फिर नहीं किया जा सका। तो 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इसके पहले और अब यह कोशिश है कि यह सम्मेलन कंटिन्यू रहेगा। तो क्या संरचना है वर्तमान समय में, हम लोग उस वर्तमान समय की इसकी संरचना को, इसकी प्रकृति को समझ लेते हैं, फिर आगे आते हैं एनालिसिस पर। तो G7 की वर्तमान संरचना में 7 औद्योगिक कंट्रीज शामिल हैं। विश्व की जो 7 बड़े औद्योगिक राज्य हैं, विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें शामिल किया गया है। और इनमें से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से 2 देश शामिल हैं। एक तो अमेरिका शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा कनाडा शामिल है। यूरोप से 4 देश शामिल हैं। ब्रिटेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है और इटली शामिल है। ये 4 देश यूरोप से हैं, ये यूरोप से हैं। ये उत्तरी अमेरिका से हैं। और एशिया से 1 देश शामिल है और वह है जापान। एशिया से 1 देश शामिल है, वह है जापान। इस तरीके से ये 7 देशों का एक संगठन है, जो 7 औद्योगिक देशों का संगठन है। इस संगठन को ये देश कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहते हैं। इन्हें ये कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहते हैं, मूल्यों का समुदाय कहते हैं। G7 को मूल्यों के समुदाय के नाम से भी जाना जाता है। G7 को मूल्यों का समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहते हैं, क्योंकि इन देशों का ये मानना है कि इन देशों ने अपने सोसाइटी के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए कुछ वैल्यूज डेवलप किए हैं और उन वैल्यूज को फोकस करते हैं, मूल्यों पर बल देते हैं। और बहुत सारी बातें हैं वैल्यूज इनरिचमेंट को लेकर के, कमियां भी हैं, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन वैल्यूज इनरिचमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट 1978 पारित किया गया है। अमेरिका ऐसा देश है जिसने एथिक्स के लिए कानून बनाया है। हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ब्रिटेन में नोलन कमेटी, नोलन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, तो नोलन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस नोलन रिपोर्ट को लागू किया गया है। एथिक्स में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, नोलन रिपोर्ट लागू की गई हैं, आदि आदि इसी प्रकार। तो ये वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, इनका ये मानना है, इसलिए ये अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज कहते हैं। जापान के बारे में आप जानते ही, ब्रिटेन ने अभी एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये अभी कल का डिसीजन है, ब्रिटेन का 24 जून का डिसीजन है। ब्रिटेन ने ये डिसीजन लिया कि किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी जंक फूड का विज्ञापन
सुबह 5:30 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जंक फूड बच्चों के लिए अस्वस्थ जीवन उत्पन्न कर रहा है और एक स्वस्थ जीवन के लिए कार्य करना राज्य का कर्तव्य है। लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। इसलिए ब्रिटेन ने यह निर्णय लिया कि इसको जल्दी ही लागू करेंगे। लागू करने की समयावधि थोड़ी बाद की है कि हर हाल में 2023 से 2023 से लागू कर दिया जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है। लेकिन ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है बच्चों के लिए कि किसी भी टीवी चैनल पर सुबह 5:30 से लेकर के और रात के 9 PM तक कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगा, कोई भी प्रचार नहीं दिखाया जाएगा। हमें भी इस तरीके के कदम उठाने चाहिए। फिलहाल वो एक अलग इशू है, मुद्दा है, लेकिन मैं मूल्यों के समुदाय की बात कर रहा हूँ। तो ये सब अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ के रूप में प्रोत्साहित करते हैं, कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ के रूप में अपने आप को प्रमोट करते हैं। क्या सिद्धांत है इस G7 का? किन सिद्धांतों के आधार पर G7 काम करता है? पहली बात तो लोकतंत्र, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देशों का संगठन है, इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक देशों को एकबद्ध करना, एकजुट करना, इसका सिद्धांत है। दूसरी बात, स्वतंत्रता की रक्षा करना। लिबर्टी मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्ति अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। हमारा संविधान भी इसीलिए लिबर्टी पर महत्व देता है और सभी देश देते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये सब इसके सिद्धांत हैं। ह्यूमन राइट्स की रक्षा, हालांकि कभी कभी इन लोगों पर भी मानवाधिकार के हनन के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ठीक है। G7 का जो सिद्धांत है वो मानवाधिकारों की रक्षा करना। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जानते हैं हम लोग विधि का शासन भारतीय संविधान में भी समाहित है। ब्रिटिश थिंकर A.V. डाइसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपनी बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने विधि के शासन की विस्तार से व्याख्या की थी, इसीलिए डाइसी को विधि के शासन का जनक कहा जाता है। समृद्धि और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर G7 की नींव निर्मित की गई है और इन्हीं सिद्धांतों को पोषण करने के लिए, इन्हीं सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए G7 कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, कब और कैसे सम्मेलन का आयोजन होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग समझ लेते हैं। सम्मेलनों का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। प्रतिवर्ष जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, उसे शिखर सम्मेलन कहते हैं, समिट कहते हैं। इसके अलावा जो मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, उन मंत्रियों और नौकरशाह के बीच भी मुलाकात होती रहती है, उनके बीच भी मीटिंग कंडक्ट की जाती रहती है। मीटिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, इन सब के बारे में कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। यह सब कुछ परंपरा से तय होता है। परंपरा यह है कि बारी बारी से देश, अपनी बारी से देश प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अब क्रम से एक देश अध्यक्षता करता है, जैसे 2019 में फ्रांस ने की थी, फिर 2020 में अमेरिका को करनी थी तो सम्मेलन नहीं कंडक्ट हुआ। 2021 में इस बार अध्यक्षता ब्रिटेन ने की है। तो बारी बारी से एक देश अध्यक्षता करता है और उस देश का मुखिया, उस देश की सरकार का मुखिया इसके चेयरमैन के रूप में काम करता है, इस संगठन को होस्ट करता है और इस तरीके से प्रतिवर्ष इस संगठन की मीटिंग आयोजित की जाती रहती है। मीटिंग का एक साइक्लिक ऑर्डर है, एक चक्रीय क्रम है और इस साइकिल में, एक चक्रीय क्रम में एक देश मीटिंग को होस्ट करते रहते हैं, मीटिंग को आयोजित करते रहते हैं और इस तरीके से मीटिंग कंडक्ट की जाती रहती है। मीटिंग में वैश्विक मुद्दे उठाए जाते हैं, जो वैश्विक महत्व के मुद्दे हैं, वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं, ऊर्जा के मुद्दे हैं, पर्यावरण के मुद्दे हैं, मानवाधिकारों के मुद्दे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो वैश्विक महत्व के हैं, उन वैश्विक महत्व के मुद्दों को इस पर उठाया जाता है।
अन्य देशों को भी आमंत्रित किया जाता है गेस्ट के रूप में। जैसे 2021 में 2021 में 4 देशों को गेस्ट कंट्रीज के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत को बुलाया गया, दक्षिण कोरिया को बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया को बुलाया गया और दक्षिण अफ्रीका को बुलाया गया। इन 4 देशों को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। तो गेस्ट के रूप में भी कुछ देश आमंत्रित किए जाते रहे हैं। क्या नेचर है इस संगठन का? यह संगठन औपचारिक संगठन नहीं है, ये एक इनफॉर्मल क्लब है। अगर इस संगठन के नेचर की बात करें तो ये एक इनफॉर्मल क्लब है। इसको इनफॉर्मल क्लब की संज्ञा दी जाती है। क्यों इनफॉर्मल क्लब कहते हैं? क्योंकि इसका कोई कार्यालय नहीं, कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, इसका कोई संविधान नहीं है, इसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, इसकी कोई औपचारिक रिकॉर्डिंग नहीं है। सब कुछ आपसी संबंधों के आधार पर चलता है। इन 7 देशों के आपसी संबंधों और आपसी सहमति के आधार पर सब कुछ चलता है। जो डिसीजन लिया जाता है, सारे 7 देश बैठ करके और जो गेस्ट कंट्रीज बुलाई जाती हैं उनके साथ सहमति के आधार पर एक निर्णय लिया जाता है। सहमति के आधार पर जो डिसीजन लिया जाता है वो सम्मेलन के अंतिम दिन उसे सर्वसम्मति से पब्लिक कर दिया जाता है और उसे ही निर्णय माना जाता है, G7 का निर्णय माना जाता है। ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं रखता क्योंकि ये संगठन औपचारिक है ही नहीं, औपचारिक बल नहीं है इस संगठन के साथ, अर्थात नियमों और व्यवस्थाओं के आधार पर बना नहीं है, आपसी संबंधों के आधार पर बना संगठन है। संबंधों के आधार पर बने संगठन को अनौपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल कहते हैं। नियमों के आधार पर बने संगठन को औपचारिक कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, संबंधों के आधार पर बनाया गया संगठन है। इसका कोई मुख्यालय नहीं है, लेकिन इसके जो डिसीजन हैं वो आपसी सहमति से एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखते हुए, एक दूसरे के प्रति सहभागिता और सहकारिता का भाव रखते हुए लागू करने के लिए नैतिक बाध्यता रखते हैं। कानूनी बाध्यता का बल नहीं पाया जाता। लेकिन यद्यपि कानूनी बाध्यता का बल नहीं पाया जाता, फिर भी इस संगठन का महत्व रहा है। क्या महत्व है, हम लोग उस महत्व की आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यह संगठन विश्व के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, विश्व के इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इसलिए यह संगठन वैश्विक विकास के लिए, वैश्विक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बना रहा है। हालांकि कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, वो हम लोग चुनौतियों और आलोचनाओं में चर्चा करेंगे। तो कैसे ये वैश्विक समृद्धि के लिए इसका महत्व है, इसको हम लोग कुछ फैक्ट के रूप में समझ लेते हैं। जो ग्लोबल नेट वेल्थ है, ग्लोबल नेट वेल्थ है, जो कुल वैश्विक पूंजी है, उस वैश्विक पूंजी का 60%, 60% भाग, उस ग्लोबल नेट वेल्थ का 60% भाग केवल इन देशों के पास है। जो ग्लोबल जीडीपी है, उस ग्लोबल जीडीपी का 32 से लेकर के 46% तक कंट्रीब्यूशन, 32 से लेकर 46% तक का कंट्रीब्यूशन इन्हीं देशों के पास है। हालांकि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन काफ़ी कम है, पॉपुलेशन की हिस्सेदारी, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की 10% हिस्सेदारी इन देशों के पास है। तो पॉपुलेशन कम है लेकिन आर्थिक भागीदारी विश्व में इन देशों की काफ़ी ज़्यादा है। विश्व की 50% से ज़्यादा पूंजी, इन देशों के समूहों का महत्व समझिए कि विश्व की जितनी आर्थिक पूंजी है, विश्व की कुल पूंजी के आधे से ज़्यादा पूंजी यानी 60% पूंजी केवल इन्हीं 7 देशों के पास है, केवल इन्हीं 7 कंट्रीज के पास है। और विश्व में इनकी आर्थिक उपयोगिता के कारण, इनके औद्योगिक विकास के कारण इन देशों के संगठनों का महत्व पहले भी था और आज भी बना हुआ है। क्या चुनौतियां हैं और किस रूप में इस संगठन को भविष्य में देखा जाना चाहिए, भारत के लिए क्या ये महत्व है, हम लोग इस बात की चर्चा करें। इससे पहले जो वर्तमान 2021 का सम्मेलन आयोजित किया गया, इस 2021 के
सम्मेलन का क्या कंक्लूजन रहा है, उस कंक्लूजन को समझते हैं, उससे इसकी महत्व और उपयोगिता को समझते हैं, फिर चुनौतियों और निष्कर्ष पर हम लोग आएंगे। तो 2021 में 2021 में जो सम्मेलन आयोजित किया गया, ये 11 से 13 जून के बीच में आयोजित किया गया और कॉर्नवॉल ब्रिटेन में जगह है, इंग्लैंड में कॉर्नवॉल जगह है, ये सी साइट है, समुद्र के किनारे का इलाका है, रिसॉर्ट है, बेसिकली कॉर्नवॉल रिसॉर्ट और विलेज है। वहीं पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के द्वारा होस्ट किया गया, क्योंकि ब्रिटेन में ही इस सम्मेलन का आयोजित होना था। इसमें 4 देश गेस्ट के रूप में बुलाए गए, जो गेस्ट कंट्रीज थी। एक तो इंडिया, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा साउथ अफ्रीका। ये 4 देश गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाए गए। अब आते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पर। ये तो फैक्चुअल पार्ट था, जो प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब आते हैं हम लोग एनालिटिकल पार्ट पर, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो पहले 2021 में क्या मुद्दे उठाए गए हैं, किन मुद्दों पर बल दिया गया है, पहले उन मुद्दों की चर्चा करते हैं, फिर इसी क्रम में उन मुद्दों की चर्चा करते हुए हम लोग एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो अब एनालिटिकल पार्ट पर आते हैं। तो जो की पॉइंट था इस साल के सम्मेलन का, पहले हम लोग इस साल के सम्मेलन के की पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहली बात, GMCTR क्या है? ये है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर। इस पर एक सहमति बनी और ये कहा गया कि इसको 15% तक रखा जाए। कर चोरी ना कहें, कर एवाइडेंस कहें, एक बड़ा मुद्दा रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके द्वारा कर न देना, टैक्स एवाइडेंस कहें, टैक्स इवेजन नहीं कह रहा हूं मैं, कर चोरी नहीं कह रहा हूं, कर तो देते ही हैं लेकिन कर को डाइवर्ट कर देते हैं। टैक्स एवाइडेंस, कर न देने की प्रवृत्ति, कर देने की अवहेलना एक बड़ा मुद्दा रहा है। जैसे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका की है, मान लीजिए, उसने भारत में उत्पादन किया, भारत में वो काम कर रही है, सेल कर रही है, तो वो भारत में टैक्स देने से बचना चाहेगी। तो वो प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, उन टैक्स हेवन कंट्रीज की ओर वो मोड़ देती है। जैसे नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, तो ऐसे तमाम देशों में जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज कहा जाता है, जहां कर की दरें काफ़ी कम हैं, और वो देश अपने कर की दरें काफ़ी कम इसलिए रखते हैं जिससे वो दूसरे देशों की कंपनियों को अपने यहाँ आकर्षित कर सकें कि वो अपने यहाँ की बचत, अपने यहाँ का लाभ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकें, हमारे यहाँ सेव कर सकें। तो ये एक प्रवृत्ति रही है और इस प्रवृत्ति से सभी देश परेशान रहे। भारत भी परेशान है, विकसित देश भी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी देशों की ये समस्या कि उन देशों में जो मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियां टैक्स देने से बचना चाहती हैं, इसलिए जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट टैक्स हेवन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट कर देती हैं और वहां टैक्स देने से बच जाती हैं। और विशेषकर इस डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, जब अमेजॉन, फेसबुक जैसी कंपनियां डिजिटल कारोबार कर रही हैं बड़े पैमाने पर, और इस डिजिटल कारोबार को करने के बावजूद भी वे टैक्स लायबिलिटी से बच रही हैं, टैक्स नहीं दे रही हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी था कि जिस देश में ये अपना कारोबार करेंगी, ये कंपनियां जिस देश में अपना कारोबार करेंगी, उस देश को एक मिनिमम टैक्स जरूर मिले जिससे उस देश का नुकसान ना हो।
उस देश को एक मिनिमम टैक्स जरूर मिले। तो ये बात अच्छी थी और ये तय किया गया। हालांकि दर काफ़ी कम तय की गई है, 15% तय की गई है, क्योंकि और भी जो चिंतक हैं, जो राय रखते हैं इस विषय में, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि ये दर बढ़ानी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक न्यूनतम लेवल पर सहमति बनी है, तो इसे लागू करना आसान होगा, क्योंकि बढ़ी हुई दर को लागू अपना लेने से, डिसीजन ले लेने से लागू करने में कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये एक बड़ा ही व्यावहारिक नज़रिया अपनाया गया कि दर कम रखी गई है, 15% की दर पर सहमति बनी है। और शिखर सम्मेलन में राष्ट्र के सरकारों के मुखियाओं के मिलने से पहले जो इन देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, बैंक के प्रमुखों का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में ये आम सहमति बना ली गई थी कि इस प्रकार से एक 15% के रेट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये 15% का रेट GMCTR के रूप में तय कर लिया। ये बेहद अच्छी बात है। तो इससे जो टैक्स देने की प्रवृत्ति थी कंपनियों की, वो अब टैक्स से बचने की प्रवृत्ति थी कंपनियों की, वो कम होगी और टैक्स देने की प्रवृत्ति में इजाफा होगा। इससे जिन देशों में ये कंपनियां काम कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, उस देश को भी लाभ होगा। उस देश की जो हिस्सेदारी थी टैक्स में, वो मारी नहीं जाएगी, अब तक मारी जाती थी। तो ये एक बेहतर डिसीजन लिया गया। दूसरी बात, 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप को, उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको मेजबानी करनी थी इस सम्मेलन की, तो मेजबानी नहीं की गई क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ। पहले तो कोविड पैंडेमिक की वजह से सभी देश परेशान थे, डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी उन विकसित देशों में। लेकिन जब हालात सामान्य भी हुए, तब भी ट्रंप ने कोई रुचि नहीं ली, उन्होंने अवॉइड किया। अमेरिका फर्स्ट की उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी और उस अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर के वे आगे चल रहे थे और अमेरिका फर्स्ट के नाते उन्होंने G7 को इग्नोर करना शुरू किया। हालांकि अच्छी बात नहीं थी, अमेरिका फर्स्ट अच्छी चीज़ थी, ठीक है, अपने देश को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन इसके आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समूहों को ओवरलुक नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बुरे परिणाम देखने पड़ सकते हैं। अमेरिका में सत्ता बदली और जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने और ये सम्मेलन नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ, इसलिए उन्होंने कहा अमेरिका इज़ बैक, अमेरिका वापस आ गया है। क्योंकि इसके पहले भी जब 2019 में सम्मेलन हुआ था, तब भी अमेरिका से सभी देशों का विवाद हो गया था 2019 में। तो फिलहाल अब 2021 में सिचुएशन बदली और इस सिचुएशन में अमेरिका ने अपनी फिर से दमदार वापसी की और यह बताने के लिए कि अमेरिका एक सक्रिय पार्टनर था, सक्रिय पार्टनर बना रहेगा, मजबूती के साथ पूरे समूह के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका ने B3W की शुरुआत करने पर बल दिया और पूरे ग्रुप 7 ने G7 ने अमेरिका के नेतृत्व में B3W की शुरुआत की। B3W क्या है? यह है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, पूरे विश्व को बहुत अच्छा बनाना है, वापस कर होना है और पूरे विश्व को बहुत अच्छा बनाना है। पर्पस ये है कि जो गरीब देश हैं, पुअरर कंट्रीज हैं, उन पुअरर कंट्रीज की हेल्प की जाए, मदद की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प की जाए, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब चीज़ों में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सारे क्षेत्रों में सहायता की जाए, मदद की जाए, जिससे वे देश मजबूती के साथ विकास कर सकें। और इसके लिए लक्ष्य रखा गया कि 2035 तक, 2035 तक 40 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यय किया जाएगा। एक बड़ा अमाउंट इसके लिए सैंक्शन कर दिया गया।
कि 40 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इसके लिए व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ये पुअरर कंट्रीज़ जो एशिया, अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, उन गरीब देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी और सधी हुई सी रणनीति है जो इसमें अपनाई गई। एक बात। दूसरी बात, B3W को BRI की काउंटर स्ट्रेटजी भी माना जाता है। BRI की काउंटर स्ट्रेटजी भी माना जाता है। आप जानते हैं BRI चीन समर्थित योजना है, चीन के द्वारा चलाई गई योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से एक सिल्क रूट बनाने का प्रयास किया है, एक डेवलपमेंट रूट बनाने का प्रयास किया है। इसके माध्यम से यह गरीब देशों को विकास के लिए धन देता है, उधार देता है। लेकिन चीन जो धन देता है, चीन जो उधार देता है, वो चेकबुक इंपीरियलिज्म की मानसिकता से ग्रसित होकर देता है, चेकबुक डिप्लोमेसी के तहत देता है। अर्थात गरीब देशों को अपनी जाल में फंसाना चाहता है और गरीब देशों को अपने जाल में फंसाने के लिए मदद करता है। तो BRI चीन ने शुरू तो किया, लेकिन BRI के पीछे जो चीन की मानसिकता है वह शुद्ध नहीं है, शुद्ध मानसिकता के साथ शुरू नहीं किया गया। ये एक प्रकार के नए उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका, इन सभी देशों का कभी न कभी उपनिवेश था कहीं न कहीं, यूरोपीय देशों का विशेषकर। लेकिन वो उपनिवेशवाद का युग खत्म हो गया, चला गया। लेकिन चीन आज भी उस पुरातन मानसिकता से, साम्राज्यवादी मानसिकता से, विस्तारवादी मानसिकता से उबरा नहीं है। वो आज भी 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी की मानसिकता में पॉलिटिकली और सोशली उस मानसिकता में जीने वाला देश है। इसीलिए चीन की जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसका विस्तार यूरोप तक भी है और भारत तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, इस योजना को काउंटर करने के लिए B3W की शुरुआत की गई। क्योंकि एक समय था जब शीत युद्ध तक केवल 2 देश थे, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ। इन्हीं दोनों देशों का विश्व पर प्रभाव था। लेकिन शीत युद्ध के बाद पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया। धीरे धीरे अमेरिका का भी प्रभाव खत्म होने लगा, क्योंकि यूनिपोलर विश्व हो गया। यूनिपोलर विश्व हो गया तो सभी ने अमेरिका को चुनौती देनी चाहिए कि भाई एक ध्रुवीय विश्व ठीक नहीं है। इसलिए सब अमेरिका को चुनौती देने में लग गए। 2008 की मंदी के बाद, 2008 के आर्थिक क्राइसिस के बाद फिर अमेरिका की स्थिति भी डामाडोल होने लगी। इस दौरान चीन ने अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाया और यही कारण है कि चीन ने औद्योगिक उत्पादन को तेजी से प्रमोट किया और चीन अब इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकल्प बनकर उभरने की कोशिश करने लगा। क्योंकि सब चाहते थे कि अमेरिका के अंडर में एक ध्रुवीय विश्व न बने, क्योंकि अमेरिका ने कभी कभी बहुत तानाशाही दिखाई है। इसलिए सब विकल्प के रूप में उभरते हुए चीन के मददगार सब बन गए। लेकिन चीन भी कम बदमाश देश नहीं है, उसने भी बदमाशी शुरू कर दी, आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो फिर अब चीन के चंगुल से सब मुक्ति पाने की तलाश में है, क्योंकि चीन सबको आर्थिक उपनिवेशवाद का शिकार बना रहा है, देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, गलत मानसिकता से निवेश कर रहा है। ऐसे परिवेश में B3W का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक नए उत्साह का सृजन करता है। तीसरी बात, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात की गई, वो पैंडेमिक, जो वैश्विक महामारी है, इस वैश्विक महामारी से मुक्ति पाने का प्रयास करना। क्योंकि पोस्ट कोविड रिकंस्ट्रक्शन जरूरी है। कोविड से उभरने के बाद रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि कोविड ने सभी देशों की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। क्योंकि अभी तक कोविड का कोई बेहतर उपचार नहीं ढूंढा जा सका। वैक्सीन डेवलप की गई है, लेकिन वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध नहीं है अभी। ऐसी दशा में एकमात्र उपाय रहा है कि भाई लॉकडाउन लगा दो,
लॉकडाउन लगाने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। जिंदगी रहेगी तो फिर कमा लेंगे, लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर कमाएंगे किसके लिए? तो सरकार लॉकडाउन लगाने लगती है। हर देशों की सरकार ने लॉकडाउन लगाया, हर देशों की अर्थव्यवस्था चरमराई। इसलिए पोस्ट कोविड रिकंस्ट्रक्शन, कोविड के समापन के बाद जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, इसके बारे में एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं है, जाना तो है ही नहीं, इसे तो रहना है, हमेशा रहना है। लेकिन कोविड का दुष्प्रभाव कम किया जा सके, जो एक महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में यह फैला है, जिस तरीके से मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है बीच बीच में अलग अलग देशों में, सेकेंड वेव में भारत ने भी बहुत तीव्र मॉर्टेलिटी रेट अनुभव किया है, बहुत तीव्र मृत्यु दर का अनुभव किया गया है। तो इस प्रकार की कैजुअलिटीज़ को कम किया जा सके और इसे एक सामान्य बीमारी के रूप में बना करके और रहने दिया जाए कि भाई सामान्य बीमारी के रूप में ही अब ये रहे, तो इसका ट्रीटमेंट हो सके, बेहतर दवाइयाँ आ जाएं, इसके लिए बेहतर वैक्सीनेशन की बेहतर व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आज भी हमें यह नहीं पता कि कोविड का ट्रीटमेंट क्या है। जिन दवाइयों के सहारे पिछले 1 साल ट्रीटमेंट किया गया, पहले WHO ने उन दवाइयों को रिजेक्ट कर दिया कि ये दवाइयाँ ट्रीटमेंट वाली नहीं है, और अब भारत के ICMR ने भी मना कर दिया कि ये सारी दवाइयाँ नहीं चलेंगे। विटामिन सी, जिंक खूब खाया लोगों ने, खूब बिकी, लेकिन अब सब ने मना कर दिया कि ये सब ट्रीटमेंट नहीं है। आइवरमेक्टिन और न जाने कौन कौन सी दवाएं, जितनी भी दवाएं चलती थी सब रिफ्यूज्ड हो गई, सब रिजेक्टेड हो गई कि ये कोविड की मेडिसिन ही नहीं है, और साल भर से लोग यही खा खा के ठीक हो गए। तो विश्व बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। अब इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जो पोस्ट कोविड मैनेजमेंट है वो बेहद टफ है, बेहद टफ है, क्योंकि ये डिजास्टर है। और जब हम लोग पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक दीर्घकालीन स्ट्रेटजी की बात करता है, दीर्घकालीन रणनीति की बात करता है, और बहुत सारी चुनौतियों को इन्वॉल्व करता है जिसका समाधान किया जाना जरूरी होता है। तो पोस्ट कोविड रिकंस्ट्रक्शन होना जरूरी है। जो फ्यूचर पैंडेमिक हैं, जो भविष्य की पैंडेमिक हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सके, किस तरीके से उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, इस पर चर्चा की गई है। 1 बिलियन कोविड वैक्सीन अवेलेबल कराने की बात कही गई है इन देशों के द्वारा, कि ये देश जो पुअरर कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उन्हें मिनिमम 1 बिलियन कोविड वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे। तो 1 बिलियन कोविड वैक्सीन अवेलेबल कराने पर बल दिया गया है। इस तरीके से कोविड मैनेजमेंट की बात की गई है। चौथी बात, क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया गया है, जलवायु परिवर्तन पर फोकस किया गया है, कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो डिसीजन लिए गए थे अब तक, उन डिसीजंस को लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की जाए, और प्रतिबद्धता प्रकट की गई। जैसे 2050 तक, 2050 तक जो कार्बन एमिशन है उसको ज़ीरो, नेट ज़ीरो तक लाने का लक्ष्य रखा जा चुका है। तो यह प्रतिबद्धता दोहराई गई कि इस तरीके के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी संभावित कदम है वो उठाए जाने चाहिए। जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, उसको रोकने के लिए 2030 तक कदम उठाने का टारगेट रखा जा चुका है। इसके प्रति भी प्रतिबद्धता प्रकट की गई कि इन राष्ट्रों के द्वारा यह प्रयास किया जाएगा जिससे 2030 तक बायोडाइवर्सिटी के डिग्रेडेशन के लिए, उसके लॉस के लिए, जो भी लॉस को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उस दिशा में मिलजुल करके काम करना होगा। जो तीसरे विश्व के देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, उनके यहाँ भी कार्बन एमिशन में कटौती की जा सके, क्योंकि उनके यहाँ एनर्जी का एक अच्छा सोर्स कार्बन है, कोयला है, तो उनके यहाँ भी कार्बन एमिशन में कटौती की जा सके। इसके लिए $100 बिलियन की हेल्प करने की बात कही गई है, कि $100 बिलियन की हेल्प की जाएगी गरीब देशों की, गरीब मुल्कों की, जिससे कि वे अपने यहाँ कार्बन एमिशन करने में,
कार्बन एमिशन में कटौती करने में प्रमुख योगदान देश के प्रमुख भूमिका निभा सकते। और अंतिम बात, चाइना फैक्टर को भी भूला नहीं गया। चाइना फैक्टर को भी भूला नहीं गया, क्योंकि कोविड-19 चाइना की देन है, सब जानते हैं। लेकिन कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज करने में चाइना ने बिल्कुल सहायता नहीं की। WHO की भी उसने मदद नहीं की। WHO ने भी चाइना का ही साथ दिया, उसकी भी रणनीति गलत थी, उसका भी नज़रिया अच्छा नहीं था। इसलिए भी कोविड-19 को मैनेज करने के लिए सभी देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इस बात की खोज की जानी चाहिए कि कोविड-19 की उत्पत्ति हुई कहाँ से, सोर्स कहाँ से है। इसको फाइंड आउट किया जाना चाहिए और अवश्य फाइंड आउट किया जाना चाहिए। ये जानना बेहद जरूरी है, किसी भी बीमारी का सोर्स कहाँ है, और अथेंटिकेट किया जाना चाहिए, इसे प्रामाणिक रूप से कहा जाना चाहिए। अभी जो विचार है कि कोविड-19 चाइना की देन है, वो विश्व के सारे लोगों का विचार है, लेकिन औपचारिक दस्तावेजों में इसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। इसे औपचारिक दस्तावेजों में रजिस्टर्ड करने की जरूरत है। साउथ चाइना सी को लेकर के जिस तरीके से स्टेटस को जो यथास्थिति बनी है उसको चाइना डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है, बीच बीच में कर भी देता है। तो साउथ चाइना सी को लेकर के जिस तरीके से डिस्टर्बेंस चाइना का जारी है, इसको लेकर के चर्चा की गई। साथ ही साथ चाइना ने जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के आगे काम किया है, उसको लेकर के चर्चा की गई। हांगकांग की स्वतंत्रता को लेकर के चर्चा की गई है, उस पर भी विचार हुआ है। जो चाइना में उइगर मुस्लिम्स हैं और अन्य एथनिक ग्रुप हैं, उन सब के अधिकारों का, मानवाधिकारों का, स्वतंत्रताओं का बड़े पैमाने पर चाइना में हनन होता है, क्योंकि चाइना एक तानाशाही देश है और ऐसी दशा में वहाँ लोगों की स्वतंत्रता नहीं है। तो इन तमाम लोगों की स्वतंत्रता संकट में है, अर्थात मानवाधिकार संकट में है। इस बात को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात जो इसमें निकल कर आई है, छठी, वो D11 को प्रमोट करना है। डेमोक्रेसीज 11, जो अथॉरिटेरियनिज्म है, जो सर्वसत्तावाद की संकल्पना है, या यूं कहें कि जो तानाशाही प्रवृत्तियों का विकास विभिन्न देशों में हुआ है, उन तानाशाही प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़े होने का समय। जो वैश्विक संकट हैं, उन वैश्विक संकट का भी समाधान करना है। इसके अलावा जो तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, उन तानाशाही प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिए, मानवाधिकारों के हनन को रोका जाना चाहिए। जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्टिविटीज़ हैं, एक देश के द्वारा दूसरे देश को डिस्टर्ब करने की, अस्थिर करने की, वायलेंस क्रिएट करने की, इस प्रकार की जितनी भी सारी घटनाएं हैं, इन सारी घटनाओं पर विराम लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह तभी होगा जब लोकतांत्रिक संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करने वाले देश एकजुट हों और वे लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरे विश्व में संवर्धन करें, और जो लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करने वाले देश नहीं हैं, उनको क्रिटिसाइज किया जाए। इसीलिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया, उनका ये सजेशन है कि G7 को कन्वर्ट कर दिया जाए डेमोक्रेसीज 11 में, D11 में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसमें जो 4 गेस्ट कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, जो 4 गेस्ट कंट्रीज हैं, उन 4 गेस्ट कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए। ये भी गेस्ट कंट्रीज हैं, इनको G7 का मेंबर बना दिया जाए, यानी G7 G11 में बदल जाए और ये G11 D11 के नाम से जाना जाए। D11 देने, इसे G11 के बजाय D11 कहने पर जोर क्यों है? इसे G11 कहने के बजाय D11 कहने पर जोर इसलिए है क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम G11 कहेंगे तो G11 में लोग प्रश्न उत्पन्न करेंगे कि भाई चाइना को क्यों नहीं शामिल कर लेते? विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इस समय, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को आपने इसमें जगह ही नहीं दी, तो आपको शामिल करना चाहिए। और लोग अभी भी सवाल उठाते हैं, लोग प्रश्न उत्पन्न करते हैं।
इस सवाल को हमेशा के लिए ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सब चाइना से दूर रहना चाहते हैं, ज़िद्दी देश है, लापरवाह देश है, तानाशाह देश है, निरंकुश देश है। तो इस प्रश्न का अंतिम समाधान देने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस संगठन का नाम G11 के बजाय D11 कर दिया जाए, डेमोक्रेसीज 11 कर दिया जाए। डेमोक्रेसीज 11 कर देने का मतलब ये होगा कि अब केवल और केवल वही देश इसके संगठन बनेंगे जहां लोकतंत्र है। तो चाइना का रास्ता हमेशा के लिए बंद, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, लोकतंत्र है नहीं, या कभी अगर आ जाए ईश्वर की कृपा से तब भले ही भविष्य में सोचा जा सके। फिलहाल कुछ वर्षों के लिए, भविष्य के लिए चाइना का रास्ता इसमें बंद हो जाएगा, क्योंकि ये G11 के बजाय D11 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा सुझाव है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने, बोरिस जॉनसन ने ये सुझाव दिया कि G7 को G11 बनाया जाए और इसे D11 के रूप में आगे जाना जाए। इसे हम डेमोक्रेसीज 11 के रूप में प्रमोट करना चाहते हैं। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि लोकतांत्रिक मान्यताओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर डेमोक्रेसी पर कहीं ऐसे लिखने के लिए आता है तो आप इस फैक्ट को रख सकते हैं कि G7 को D11 में कन्वर्ट करने की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि वैश्विक धरातल पर लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन पर निरंतर बल दिया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र एक शासन शैली मात्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक जीवन शैली है। लोकतंत्र शासन सत्ता का दर्शन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक जीवन दर्शन है। फिलहाल निबंध से वापस आते हैं, हम लोग इस टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो जहां भी डेमोक्रेसीज को लेकर के इससे पर सवाल आते हैं, वहां भी आप इस प्रकार के फैक्ट का यूज कर सकते हैं। इंडिया को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था, तो इंडिया ने भी अपना एक स्टैंड रखा है और इंडिया एक नेचुरल अलाई रहा है, इसका एक नेचुरल पार्टनर रहा है, नेचुरल प्राकृतिक सहयोगी रहा है जी ग्रुप का। पहले भी भारत को बुलाया जाता रहा है सम्मेलनों में और भारत ने अपना एक निष्पक्ष और वैश्विक स्टैंड रखा है। भारत ने सदैव वैश्विक मुद्दों को G7 पर उठाने की कोशिश की है। कभी भारत ने अपने निजी मुद्दों को या अपने आसपास के मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं की, उसने वैश्विक मुद्दों को ही सदैव यहाँ पर प्रमोट किया। जैसे साइबर अटैक, क्योंकि डिजिटलाइज हो रहा है ज़माना तेज़ी के साथ और पैंडेमिक ने, इस कोविड पैंडेमिक ने डिजिटलाइजेशन को तेज़ी से बढ़ावा दिया है। जितना तेज़ डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उतना ही तेज़ साइबर अटैक का खतरा बढ़ा है। साइबर अटैक पे कभी हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे, सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो साइबर अटैक के उतने ही ज़्यादा खतरे बढ़े। इस साइबर अटैक के बढ़ते हुए खतरे को देख करके साइबर सिक्योरिटी चैलेंजिंग होती जा रही है, चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। तो भारत ने साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, डिसइन्फॉर्मेशन का मुद्दा उठाया भारत ने। जैसे टूल किट, जब भारत में कृषि कानूनों को लेकर के एक वर्ग ने आंदोलन करना शुरू किया, तो उस वर्ग का समर्थन करने के लिए विदेशों से समर्थन हासिल होने लगे और एक टूल किट शब्द आया ट्विटर पर, जो डिसइन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ मैसेज ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप। तो इसका उपयोग करके और आंदोलन को गलत दिशा या भारत के विरुद्ध विचार, सरकार के विरुद्ध विचार, सरकार के विरुद्ध तो चलिए फिर भी ठीक है, सरकार की आलोचना लोग करते रहते हैं, लेकिन भारत के विरुद्ध विचार और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। तो इस प्रकार के डिसइन्फॉर्मेशन को लेकर के भारत ने अपनी बात रखी। जो पेटेंट है कोविड वैक्सीन को लेकर के, इस पेटेंट को लेकर के भारत ने अपनी बात रखी कि पेटेंटलेस कर दिया जाए इसे, जिससे गरीब देशों को भी इससे मदद मिल सके, सहायता मिल सके और तेजी से हम निदान कर सकें कोविड-19 का। क्योंकि अगर विश्व के किसी भी कोने में अगर कोविड की समस्या जीवित है तो वहाँ से लोगों का भ्रमण तो होता ही रहता है दूसरे देशों में। तो अगर विश्व के किसी भी कोने में जीवित है तो वह विश्व के अन्य कोने में फैलने में उसे बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसलिए पूरे विश्व से समूल नाश करने के लिए या पूरे विश्व में इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना होगा। एक कलेक्टिव एक्शन की जरूरत होगी, कोऑपरेटिव एक्शन की जरूरत होगी। भारत हमेशा कलेक्टिव और कोऑपरेटिव एफर्ट में विश्वास करने वाला देश रहा है, भागीदारी करने में का समर्थन करने वाला देश रहा है। भारत ने क्लाइमेट चेंज के लिए भी अपनी चिंता जाहिर की है और क्लाइमेट चेंज के लिए उसने इच्छा जताई है कि G7 देशों के साथ मिलकर वह कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी विश्व के सभी समुदायों का सपोर्ट करता रहेगा, जिससे क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटा जा सके। तो भारत ने भी अपना स्टैंड यहाँ पर रखा है। भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सम्मेलन को संबोधित किया
और उन्होंने भारत का अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। तो ये G7 का 2021 का कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस ने G7 के महत्व को नए रूपों में प्रकट किया है। कैसे प्रकट हुआ है उसकी चर्चा करने से पहले हम लोग चैलेंजेस की चर्चा कर लेते हैं। क्या चुनौतियां हैं G7 के समक्ष, क्या आलोचना है G7 की, फिर भारत के पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। अभी भारत का पक्ष हम लोगों ने शामिल नहीं किया है, उसको हम लोग इसके बाद शामिल करेंगे। पहली बात तो यही कहा गया कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, जहां बहुत सारे देशों का समूह है, इन सारे समूहों से कोई भी देश इसका मेंबर नहीं। G7 में ना तो लैटिन अमेरिका का कोई देश शामिल, ना अफ्रीका का कोई देश शामिल, ना दक्षिणी गोलार्ध से कोई देश शामिल है। जबकि इन देशों के, इन समूहों के देश G20 में मेंबर हैं। G20 एक बड़ा ग्रुप है जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिमानों पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकटों पर चिंतन करने के लिए बनाया गया समूह है। तो उसका पर्पस केवल इकोनॉमिक है, केवल आर्थिक समूह है वो एक तरीके से, जो G20 है। G20 में भारत भी शामिल है, सारे गेस्ट शामिल हैं और भी लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, इन सब देशों के सदस्य भी वहां पर हिस्सेदारी निभाते हैं। तो G7 को भी इस बात पर बल दिया जा रहा है कि G7 में चूंकि अन्य विश्व के देश शामिल नहीं हैं, इसलिए G7 की उपयोगिता सीमित हो जाती है। G7 की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अन्य जो महाद्वीप हैं उनके भी देशों को महत्व दिया जाना चाहिए, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे ब्राज़ील है, भारत है, चीन विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इन सबको शामिल नहीं किया गया है। जब हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन की बात कर रहे हैं तो हमें इस नज़रिए को भी अपनाना होगा, क्योंकि 2050 तक जो विश्व का आर्थिक परिदृश्य है वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा। भारत जैसे देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन चुके होंगे। तो ऐसी दशा में इन देशों को इग्नोर करना ठीक नहीं है, क्योंकि G7 इन देशों को मेंबरशिप के रूप में, सदस्य के रूप में इग्नोर करता है, शामिल नहीं करता, इसलिए आलोचनाओं के केंद्र में रहता है। दूसरी बात, तो पहली जो चुनौती है वो सीमित सदस्यता की है, दूसरी बात मतभेदों की है। G7 भले ही छोटा सा ग्रुप है, औद्योगिक समूह वाले देशों का समूह है, जो औद्योगिक रूप से विकसित अर्थव्यवस्था वाले समूह हैं, लेकिन मतभेदों से मुक्त नहीं रहा है। प्रायः मतभेद उभर कर सामने आते रहे हैं। पेरिस समझौते से अमेरिका ने स्वयं को अलग कर लिया था। जब 2019 में G7 का सम्मेलन हुआ तो अमेरिका का सभी सदस्य देशों से विवाद हो गया, सारे, और अमेरिका के सभी सदस्य देशों से विवाद में एक पहलू और भी जुड़ गया। अमेरिका ने अनिच्छा प्रकट कर दी और 2020 में अमेरिका ने सम्मेलन आयोजित भी नहीं किया, क्योंकि अमेरिका को मेजबानी करनी थी, अमेरिका ने नहीं की। अमेरिका का ये कहना था कि सभी देश अमेरिका से आयात किए जाने वाले जो सामान हैं उन पर आवश्यकता से अधिक आयात शुल्क लगाते हैं। इस बात को लेकर के और भी कुछ मुद्दों को लेकर के अमेरिका और अन्य देशों के बीच मतभेद तेजी से मुखर हुए। तो समय समय पर मतभेद भी सामने आते रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के हमने बताया कि अमेरिका ने अपने आप को, जब पेरिस समझौता हुआ जहां पर कार्बन एमिशन को कम करने की बात कही गई, पर्यावरण संरक्षण का समझौता था, और इस पेरिस समझौते से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया, जबकि G7 ने पेरिस समझौते को लागू करने के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की थी और G7 ने पेरिस समझौते को लागू करने में एक अहम किरदार निभाया, एक अहम रोल निभाया, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके।
अमेरिका ने, ट्रंप के समय में अमेरिका ने अपने आप को विड्रा कर लिया। तो पर्यावरण के मुद्दे पर जो सदस्यों की भूमिका है, उस भूमिका में विरोधाभास देखने को मिलता है। जब ट्रंप का शासन आया तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलाई। हमने पहले भी कहा कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलाकर दूसरे समूहों को इग्नोर कर देना ये अच्छी बात नहीं है। ट्रंप के समय में G7 को ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तब, और इसलिए उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने G7 के महत्व को कमज़ोर करने की कोशिश की, घटाने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा पार्टनर था इस G7 का, लीडिंग पार्टनर था। अमेरिका के नेतृत्व में ही सब कुछ आगे चल रहा था। लाइब्रेरी ग्रुप की शुरुआत भी हमने बताया अमेरिका में ही हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका की इस भूमिका ने इस संगठन को कमज़ोर करने की कोशिश कर दी। यह भी आलोचना की जाती है, आलोचकों का यह मानना है कि यह संगठन कभी प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि एक तो औपचारिक संगठन नहीं है, डिसीजन मानना बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन इसके अतिरिक्त भी इस संगठन के अकाउंट में कोई बड़े परिणाम हो, कोई बड़े बेनिफिट हो, यह दिखलाई नहीं देता। इन आधारों पर इस संगठन की आलोचना की जाती रही, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी यह संगठन कहता है कि हमारी आलोचनाएं गलत है। G7 एक महत्वपूर्ण संगठन है और G7 का महत्व कभी कम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि G7 ने कहा कि हमने एक ग्लोबल फंड की शुरुआत की, और इस ग्लोबल फंड की शुरुआत हमने बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, जैसे टीबी है, एड्स है। आज भी टीबी, एड्स जैसी बीमारियों का कोई सटीक और कम पेनफुल इलाज खोजा नहीं जा सका। टीबी है, मलेरिया है, कैंसर है, एड्स है, ऐसी बीमारियों के लिए हमने एक ग्लोबल फंड बनाया है, और इस ग्लोबल फंड के माध्यम से इन बीमारियों के लिए रिसर्चेस, इन बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट, इन सब को प्रमोट करते हैं। जो आंकड़ा दिया G7 ने कहा कि 2002 से लेकर के हमने आज तक, अब तक इस ग्लोबल फंड के माध्यम से 2.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है। 2.7 करोड़ लोगों को हमने जीवन दान दिया है इस ग्लोबल फंड की बदौलत। ये एक इम्पॉर्टेंस है। दूसरी बात, यह भी क्लेम किया गया कि जो पेरिस समझौता किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसके द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा गया कि कार्बन उत्सर्जन घटाया जाएगा और 2050 तक इसे नेट जीरो पर लाया जाएगा, इसे खत्म कर दिया जाएगा। इस पेरिस समझौता को लागू करने में अहम रोल, प्रमुख भूमिका G7 के संगठनों ने निभाई है, अमेरिका को थोड़ा सा छोड़कर, क्योंकि अमेरिका अलग हो गया था, हम जानते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट परिणाम हैं जो G7 ने दिए हैं। इसके अलावा भी अगर चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना है, चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है, तो उस बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए B3W को इनिशिएट किया गया है, उसे लागू किया गया है, और 40 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है इन देशों के द्वारा। एक बड़ा अमाउंट है। तो इन देशों का कहना है कि B3W के माध्यम से हम एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज पूरे विश्व में लाने जा रहे हैं। चौथी बात, अगर हमें पूरे विश्व को विकसित बनाना है, तो पूरे विश्व को विकसित बनाने के लिए हमें लोकतांत्रिक मान्यताओं को प्रमोट करना होगा, हमें डेमोक्रेसीज को प्रमोट करना होगा। अभी D11 है, आगे चल करके जैसे जैसे डेमोक्रेसीज मजबूत होती जाएंगी, जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मजबूत होंगी, उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वाले देशों को हम इसमें शामिल करते जाएंगे। तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला संगठन है। इसलिए जहां तक लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन का प्रश्न है, इस संगठन की उपयोगिता सदैव बनी रहेगी, और जहां जहां तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, उन तानाशाही प्रवृत्तियों को कम करने में इस संगठन की उपयोगिता और महत्ता कभी कम नहीं होगी। ये G7 के बारे में एक पूरी चर्चा थी।
अब इस चर्चा के बाद हम लोग अब भारत को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने G7 की चर्चा की। इस G7 की चर्चा में हम लोगों ने भारत को केंद्र में नहीं रखा, क्योंकि हमने G7 के निहितार्थ को समझा। जो हमारा टॉपिक था G7 का निहितार्थ, तो हमने G7 के निहितार्थ को समझा है। अब इस निहितार्थ को समझने के बाद हम लोग अब इंडिया के पर्सपेक्टिव को शामिल करते हैं कि भारत के लिए G7 का क्या महत्व है, भारत के लिए G7 की क्या उपयोगिता है। हम लोग इसको समझते हैं और फिर हम लोगों का डिस्कशन तब कंप्लीट होगा। तो इंडिया एंड G7। G7 की भारत के संदर्भ में क्या उपयोगिता है। G7 का भारत मेंबर नहीं है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, लेकिन एक गेस्ट के रूप में भारत G7 में पहले भी आमंत्रित किया जाता रहा है। इस बार भी आमंत्रित किया गया, आगे भी किया जाता रहेगा अगर G7 की मेंबरशिप बढ़ाई नहीं गई तो, क्योंकि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इसे D11 बनाने की घोषणा कर दी है और D11 बनाने में सबसे मजबूत दावेदारी भारत की है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो फिलहाल भारत का महत्व G7 में केंद्रीय स्थान रखता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक समग्र परिप्रेक्ष्य की चर्चा करना चाहेंगे हम लोग कि भारत के लिए इसका महत्व किन किन रूपों में हो सकता है। G7 का महत्व भारत के लिए किन किन रूपों में हो सकता है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा को शुरू करते हैं। तो G7 का महत्व भारत के लिए किन किन रूपों में हो सकता है, हम लोग उन सारे पहलुओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात पार्टनरशिप विद वेस्ट। जो वेस्ट के साथ पार्टनरशिप है, पश्चिमी देशों के साथ भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण बात है। पश्चिमी देशों के साथ भागीदारी। दूसरी बात, चीन को काउंटर करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। चीन विरोधी रणनीति, चीन विरोधी रणनीति। तीसरी बात, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन वैश्विक मुद्दों में योगदान। और चौथी बात है, जो वैश्विक लोकतांत्रिक संगठन बनने वाला है, कोalition बनने वाला है। इन रूपों में हम लोग भारत की भागीदारी को समझ सकते हैं। तो वीडियो मुझे लगता है पॉज हो गया था, कुछ कनेक्शन का इशू था मुझे लगता है बीच में। फिलहाल वीडियो को शुरू करने की कोशिश करते हैं, फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो ये 4 मुद्दे हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और इन 4 मुद्दों को हम लोग फिर से समझते हैं। अब वीडियो ओके हो गया होगा, वीडियो भी आ रहा होगा। बीच में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गया था। तो ये 4 मुद्दे हैं, जिन 4 मुद्दों को लेकर के G7 के संदर्भ में
भारत की भागीदारी का महत्व बना हुआ है और भारत की भागीदारी का महत्व बना रहेगा। पहला, पश्चिमी देशों के साथ भागीदारी। पहले मुद्दे की चर्चा करते हैं। शीत युद्ध के बाद के समय की चर्चा करते हैं। शीत युद्ध के बाद का जो समय था उसमें पूरा विश्व यूनिपोलर हो गया, एक ध्रुवीय हो गया पूरा विश्व। और उस एक ध्रुवीय विश्व में चूंकि हमारा जो परंपरागत सहयोगी था पूर्व सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया। रूस हालांकि हमारा एक पार्टनर बना हुआ है, एक अच्छा पार्टनर बना हुआ है, विश्वसनीय पार्टनर बना हुआ है, लेकिन अमेरिका का वर्चस्व तेजी से बढ़ने लगा। पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। अमेरिका के संबंध, भारत के अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि अमेरिका की नीतियां पाकिस्तान परस्त थी उस समय, इसलिए हमारे लिए चुनौती थी। उस समय चीन बड़ी तेजी से उभर रहा था, इसलिए पूरा विश्व चीन को एक मल्टीपोलर विश्व बनाने की दिशा में एक विकल्प के रूप में देख रहा था। भारत ने भी इसी दिशा में देखना शुरू किया, चिंतन शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि चीन के साथ संबंधों में सुधार की कोशिश शुरू की गई और चीन के साथ संबंध बढ़े। चीन के साथ एक और संबंध बढ़ते रहे, व्यापार कारोबार बढ़ता रहा, लेकिन दूसरी ओर चीन ने अपनी भारत विरोधी चालों को कम नहीं किया। उसका परिणाम यह रहा कि अब इस मल्टीपोलर बनाने के चक्कर में, इस मल्टीपोलर बनाने की कोशिश में भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़ गया। चीन की भारत में व्यापारिक भागीदारी बढ़ गई। लेकिन एक दूसरा कार्य यह अच्छा हुआ कि अमेरिका के साथ संबंध तेजी से सुधरने लगे और तेजी से सुधरे। अमेरिका के साथ बदले हुए संबंधों और सुधरे हुए संबंधों के परिप्रेक्ष्य में और चीन के बदले हुए वर्तमान सुर को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया कि हम पाश्चात्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूती दें। रूस जो हमारा पारंपरिक मित्र था, रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है। रूस का झुकाव चीन की ओर बढ़ा है और अब तक रूस के पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन अब रूस के साथ पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बढ़ गए हैं और पाकिस्तान और रूस की सेनाएं अब संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करने लगी हैं। तो रूस जो पहले केवल और केवल एक भारत के पारंपरिक मित्र के रूप में इस महाद्वीप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता था, अब रूस के अपने कंसर्न हैं, इसके लिए रूस की आलोचना नहीं की जा सकती। उसके अपने कंसर्न हैं, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए रूस का भटकाव पाकिस्तान और चाइना की ओर बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत के चिर प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं। ऐसी दशा में भारत के लिए एकमात्र आशा की किरण पश्चिमी देश हैं और वे विकसित देश हैं, और इन देशों से भारत को मिलने वाले समर्थन की जड़ें अत्यधिक गहरी हुई हैं, अत्यधिक तीव्र बनी हैं। इसलिए हमें पाश्चात्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। पाश्चात्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए G7 से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं से क्वाड की भागीदारी को भी बल मिलेगा, जो क्वाड्रिलैटरल है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इंडो पैसिफिक रीजन में इन देशों के डेमोक्रेसीज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्वाड को मजबूत करना जरूरी है, और क्वाड को मजबूत करने के लिए G7 के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे होने जरूरी हैं। इसके अलावा ट्राइलैटरल रिलेशनशिप भी है भारत की, त्रिपक्षीय संबंध भी हैं। ट्राइलैटरल रिलेशनशिप एक तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ है मिलकर के, दूसरी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके की
ट्राईलैटरल रिलेशनशिप भी हमने बनाई है, ट्राईलैटरल पार्टनरशिप भी हमने बनाई है। इस ट्राईलैटरल पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, इसे जारी रखने के लिए भी हमें G7 देशों का सहयोग चाहिए, G7 देशों का समर्थन चाहिए। इसके अलावा जो बाईलैटरल इश्यूज हैं, बाईलैटरल मुद्दे हैं, उन बाईलैटरल द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करके जितने भी G7 कंट्रीज हैं और पाश्चात्य देश हैं, उनके साथ बेहतर संबंधों का विकास करना भारत के लिए आज वर्तमान समय की मांग है। जैसे राफेल का फ्रांस से भारत आना, हालांकि तुर्की ने भारत के इस राफेल की मजबूती के लिए पाकिस्तान को एक काट उपलब्ध कराई है, तोड़ उपलब्ध कराया है। तुर्की ने क्या किया? तुर्की अपने यहाँ सैन्य अभ्यास कर रहा है। उस सैन्य अभ्यास से तुर्की ने कतर से राफेल मंगाया। तो राफेल मंगा करके उसने पाकिस्तान के सैनिकों को राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग दी, जिससे कि अगर भारत राफेल उड़ाता है तो पाकिस्तान उसको काउंटर कर सके। तो तुर्की फिलहाल भारत के अगेंस्ट रणनीतियां बनाने और जाल बुनने में संलग्न है, लगा हुआ है। तो ऐसे दशा में जो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं, उन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए बाईलैटरल रिलेशन को मजबूती देना जरूरी है। कोविड-19 के पैंडेमिक में जब सेकंड वेव आई, तो इस सेकंड वेव में हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई अचानक कम हो गई। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके की समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा। अचानक समस्या का सामना करना पड़ा और G7 की कंट्रीज ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और अन्य देशों ने भी, केवल इन देशों ने ही नहीं, अन्य देशों ने भी भारत की भरपूर मदद की, भरपूर सहायता की। मेरे कहने का आशय यह है कि G7 कंट्रीज भारत के सपोर्ट के लिए दिल खोल कर खड़े हैं और ऐसी दशा में हमें भी दिल खोलकर उनका स्वागत करने की जरूरत है और अपने रिश्तों की पीगें बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि हम G7 के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दे सकें और G7 देशों के साथ और इस तरीके से अन्य पाश्चात्य देशों के साथ रिश्तों की मजबूती न केवल भारत की समृद्धि में सहायक होगी, बल्कि भारत की समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास के लिए भारत के योगदान के पक्ष को अत्यंत मजबूती देगी। अगर हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूती के साथ सुना जाए, तो G7 जैसे देशों की मेंबरशिप लेना भारत के लिए अच्छी बात होगी, जरूरी होगी। इसलिए पाश्चात्य देशों के साथ भारत का जो अलायंस बन रहा है, भारत की रणनीति यह होनी चाहिए कि इस अलायंस को हर कीमत पर मजबूती दी जाए, क्योंकि G7 में भारत के शामिल होने का मतलब है कि भारत की बात को पूरे विश्व के लिए मुखर तरीके से सुनने का अवसर मिलना। जो नए नए चैलेंजेस भारत के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, चीन और पाकिस्तान तो था ही हमारे लिए पुराना चैलेंज, मलेशिया हमारे लिए चैलेंज बन के उभर रहा है, तुर्की हमारे लिए चैलेंज बनकर उभर रहा है। तो ये जो अपने आप को इस्लामिक देशों का नया रहनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की और मलेशिया अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज़ का नया रहनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो अरब कंट्रीज़ के भी अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये जो एक नई प्रवृत्ति उभर रही है, इस नई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमें G7 को प्रमोट करना ही होगा। अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है रूस से दूरी की, कि क्या G7 के नज़दीक जाने पर रूस से दूरी बढ़ेगी? ऐसा नहीं है। रूस और भारत की जो पारंपरिक मित्रता है वो बेहद पुरानी है। 1971 में गहरी जड़ें जमाई गई हैं इसके लिए, और वो पारंपरिक मित्रता आज भी चली आ रही है और वो कंटिन्यू रहेगी, इस बात की उम्मीद की जाती है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सिनेरियो हैं वो बदलते रहते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव का आशय यह नहीं है कि रूस से दूरी हो जाएगी। एक बात, इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस बात का भी समर्थन किया था, क्योंकि तब D11 का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब उन्होंने G11 की बात रखी थी। उन्होंने भी कहा था कि 4 देशों को शामिल कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने G12 की भी बात रखी थी। उन्होंने कहा रूस को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि रूस भी एक महाशक्ति। तो हम आपस में प्रतिस्पर्धा करें, ठीक है, वो जो पर्दे के पीछे बनी रहेगी वो चलती रहे, लेकिन खुलकर
एक पूरे वैश्विक शांति के लिए हमको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, इसलिए रूस को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो अगर ये D11 के बजाय G11 बनता है तो ये G12 भी बन सकता है, रूस भी इसमें शामिल हो सकता है। एक पक्ष इसका यह भी है, यह भी एक विकल्प खुला है, यह भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। अगर रूस इसमें शामिल हो जाता है तो भारत के लिए किसी भी तरीके की किसी चुनौती की संभावना रूस से रहेगी ही नहीं, और आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, भविष्य में भी नहीं रहेगी। दूसरे जो लोग ये प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि रूस भारत से दूर हो रहा है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि रूस की भारत से दूरी नहीं बढ़ रही है। यह एनालिसिस का केवल नजरिया है, एनालिसिस का नजरिया है। रूस की भारत से दूरी नहीं बढ़ रही है, भारत का झुकाव पाश्चात्य देशों की ओर बढ़ रहा है। अंतर समझिए, अंतर समझिए। भारत की रूस से दूरी नहीं बढ़ रही, भारत का झुकाव पाश्चात्य देशों की ओर बढ़ रहा। क्यों पाश्चात्य देशों की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि पाश्चात्य देशों का ध्रुव बना हुआ है, रूस का ध्रुव कमजोर हुआ, क्योंकि अपने पुराने मॉडल पर चल रहा था। दूसरी बात, जो पूर्व सोवियत संघ था विघटित होकर के रूस बना, और रूस इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाया। रूस इंडस्ट्रियल हब नहीं बन पाया तो रूस से जो भारत का व्यापार कारोबार है वो बढ़ नहीं पाया। आज भी भारत और रूस की जो व्यापारिक साझेदारी है वो बेहद कम है, बेहद कम है। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो बेहद कम, $10 बिलियन के आसपास ही कहीं ठहरता है, यानी $20 बिलियन से कम है, बस इतना समझ लीजिए। एग्जैक्ट डेटा तत्काल मैं नहीं याद कर पा रहा हूं, लेकिन $20 बिलियन से कम है। तो भारत और रूस की जो व्यापारिक साझेदारी है वो आज भी कम है। हमें इस व्यापारिक साझेदारी को प्रमोट करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। एक जो पर्दे के पीछे की बात है, जो आप लिख नहीं सकते, जो आप कह नहीं सकते, जो आप बता नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर्दे के पीछे की बात मैं कह रहा हूं, जिसको हम लोग कहते नहीं हैं, लेकिन इसको हम लोग मन मन समझते हैं, अंदर समझते हैं, बाहर प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए पीगे नहीं बढ़ाते। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी साइबर थ्रेट्स आते हैं, जितने भी साइबर थ्रेट्स आते हैं, उन साइबर थ्रेट्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन चाइना का माना जाता है, नंबर 2 पर रूस का माना जाता है, नंबर 2 पर रूस का माना जाता है। इसीलिए जितने भी, हालांकि रूस डिक्लेरेटरी नहीं है, रूस का जो कंट्रीब्यूशन है इस बारे में, चाइना तो डिक्लेरेटरी है, चाइना को तो डिक्लेयर कर दिया कि यही सबसे ज्यादा साइबर खतरे पैदा करता है, लेकिन रूस के लिए लोग सीधे तौर पर इशारा नहीं करते। महाशक्ति रहा है, फिर से पुनरुत्थान कर रहा है, तो रूस की ओर इशारा नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कि ये ओपन नहीं है, लेकिन ये हर कोई समझ रहा है, भारत भी समझ रहा है। तो जितने साइबर थ्रेट आते हैं उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन पर्दे के पीछे रूस का होता है। दूसरी बात, जो जितने एप्लीकेशन बनते हैं साइबर दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जितने एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं, सबसे कम ट्रस्टवर्दी डिजाइन रशियन डिजाइन है, सबसे कम। ऐसा नहीं कि उनकी क्वालिटी खराब है, क्वालिटी नहीं खराब है, साइबर थ्रेट के कारण, साइबर चैलेंजेस के कारण। अब उसके पीछे की कहानी अलग है, मैं उस ओर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इन कारणों से तो बहुत सारे पर्दे के पीछे की भी घटनाएं हैं जो सामने नहीं आ सकती। लेकिन फिलहाल ये ऐसी बातें नहीं है जिससे रूस और भारत के बीच संबंध हमारे कमजोर हो। भारत और रूस पारंपरिक रूप से, सामरिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक संबंध, मजबूत संबंध रखने वाले देश रहे हैं, आज भी हैं, आज भी हैं, और आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन चूंकि भारत के जो संभावित खतरे हैं, चीन को ध्यान में रखते हुए, पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए, इन संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों के साथ भी हमारी पार्टनरशिप बढ़ानी जरूरी है। इसलिए भारत अन्य देशों के साथ भी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। तो एक बात ये हो गई पश्चिमी देशों की, पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध हमारी जरूरत है आज के संबंध में। दूसरी बात, चीन विरोधी जो रणनीति है, पहले हमने चीन विरोधी रणनीति बनाने की कोशिश नहीं की थी, और जब संबंधों को रिवाइव किया गया चीन युद्ध के बाद, तो रिवाइवल में यह नहीं सोचा गया था कि इस तरीके के संबंधों में गिरावट फिर से उत्पन्न होगी। लेकिन हम लोगों ने विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर यह सीख ले ली है कि चीन एक विश्वसनीय पड़ोसी नहीं है।
विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन एक तानाशाही प्रवृत्तियों वाला देश है, साम्राज्यवादी मानसिकता वाला देश है, विस्तारवादी मानसिकता वाला देश है और विश्वसनीय राष्ट्र नहीं है। इसलिए चीन दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। दूसरी बात, चीन दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। इस बात को इस तथ्य से अंदाजा लगाया जाता है कि वह नए उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से गरीब देशों को कर्ज देता है, इस हद तक कर्ज देता है कि वो कर्ज की वापसी ना कर सकें, डेट ट्रैप में फंस जाएं, ऋण जाल में फंस जाएं और ऋण जाल में फंसाकर उन देशों की जमीन पर कब्जा कर लेना चाहे। नया उपनिवेशवाद है, वहां बंदरगाह बना लेना चाहता है, वहां कॉलोनी बना लेना चाहता है। और बंदरगाह और कॉलोनी बनाने में चीन वहां के लोगों को रोजगार नहीं देता, वो अपना ही सारा संसाधन ले जाकर के इन्वेस्ट करता है, जिससे वहां के लोगों को रोजगार न मिले और वहां के लोगों का उत्थान न हो। चीन इस नकारात्मक मानसिकता से दूसरे देशों में डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है। डेट ट्रैप का मतलब होता है, ऋण जाल का मतलब होता है किसी देश को इतना उधार दे देना कि वो उधार चुकता ना कर सके, और अगर उधार चुकता करने के लिए दबाव बनाए तो उधार लेकर उधार देना पड़े, उधार लेकर उधार देना पड़े। ये ऋण जाल कहलाता है, डेट ट्रैप कहलाता है। एक बार अगर देश डेट ट्रैप में फंस जाए तो उबरना बहुत मुश्किल है। चीन हर देश को ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है और डेट ट्रैप में फंसा करके वहां की जमीन पर कब्जा कर लेता है। श्रीलंका, अफ्रीका के देश और सभी देशों में, मालदीव, चीन ने यही चालें चली हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, सब में निवेश के नाम पर, विकास के नाम पर, नेपाल, सभी देशों में, पाकिस्तान, सभी देशों में चीन विकास और निवेश के नाम पर इसी तरीके की रणनीति अपना रहा है। दूसरी बात, भारत के लिए बड़ा खतरा क्या है? भारत के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से भारत को चारों ओर से घेरने की रणनीति बना चुका है। सीपेक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भारत की संप्रभुता के लिए एक बड़ा खतरा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, समुद्री मार्ग से भारत को घेरने की पूरी जो रणनीति है चीन की, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, मोतियों की माला है। इसके माध्यम से चीन ने भारत को चारों ओर से घेर रखा है। इसके अलावा 2013, 2014, 2017, 2020 ये ऐसे 4 वर्ष हैं जिन वर्षों में भारत और चाइना के बीच मिलिट्री इंगेजमेंट देखने को मिली है। जानबूझकर चाइना ने भारत के साथ मिलिट्री इंगेजमेंट किया है और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण यह भारत के क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है, सीमा विवाद को जन्म देता है। सीमा विवाद को समाधान करने के लिए जो पहले मैकमोहन रेखा बनाई गई उसको मानने से मना करता है। तो जो समझौते किए गए हैं, समझौते को लागू नहीं करता, समझौते को मानने से मना करता है, नए समझौते करने पर बल देता है, सीमाओं का अतिक्रमण करने पर बल देता है, मिलिट्री इंगेजमेंट बार बार करने की कोशिश करता है। ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं, ये प्रवृत्तियां गलत दिशा में ले जाती हैं। ये प्रवृत्तियां बताती हैं कि चीन की दीर्घकालीन मंशा अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। उसके दिल में चोर है और वह भारत के अनेक इलाकों पर कब्जा करने की नीयत रखता है। इतना ही नहीं, चीन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से अलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसीलिए वो डोकलाम पर कब्जा जमाना चाहता है। 2017 में जो मिलिट्री इंगेजमेंट हुई थी भारत और चाइना के बीच, वो इसीलिए हुई थी क्योंकि चीन डोकलाम पर कब्जा करके और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत को पूरी तरीके से अलग कर देना चाहता है, जिससे पूर्वोत्तर के 7 राज्य भारत के शेष भाग से अलग हो जाए। चीन अपनी दीर्घकालीन इसी महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रहा है और यही कारण है अगर हमारा कोई नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री या कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व अगर पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की यात्रा करता है तो चीन का स्टेटमेंट तुरंत आ जाता है। आपने देखा होगा, इस बात को आपने गौर किया होगा। तो चीन इस महत्वाकांक्षी रणनीति पर काम कर रहा है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरी बात, भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा चीन है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर अगर भारत को नहीं बनने दे रहा तो केवल एक देश है चीन। बाकी सब देशों ने खुलकर समर्थन किया है और खुलकर भारत के लिए प्रस्ताव के लिए हामी भरी है, लेकिन केवल चीन के विरोध के कारण भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा। एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप
में भारत की मेंबरशिप का अगर कोई एक देश विरोध कर रहा है तो वो एकमात्र देश चीन है। चीन के विरोध के कारण भारत एनएसजी का भी मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो भारत की जितनी भी वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, उन वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के पूरा करने में पूरे विश्व में अगर कोई भी एक देश बाधा है तो वो चीन है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों को तो हम बाधा मानते ही नहीं, सब छोटे देश हैं, उनकी कोई इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत का विरोध करके उसके लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकते। लेकिन चीन कर सकता है, क्योंकि चीन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और चीन लगातार कर रहा है। तो चीन भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी बाधा बनकर उभरा है। हमें इन बातों को समझना चाहिए और हमें बायकॉट चाइना का एक आंदोलन छेड़ देना चाहिए। जैसे हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन छेड़ा था, वैसे हमें बायकॉट चाइना का एक आंदोलन छेड़ना चाहिए। आंतरिक होना चाहिए, स्वैच्छिक होना चाहिए, हर घर से निकलना चाहिए, हर मोहल्ले से निकलना चाहिए, हर जिले से निकलना चाहिए, हर राज्य से निकलना चाहिए। और बायकॉट चाइना की ये मुहिम छेड़नी बेहद जरूरी है, क्योंकि चाइना एक दंश है हमारे लिए, सर्पदंश करने की कोशिश में सदैव लगा रहता है, क्योंकि वह भारत के टुकड़े करना चाहता है, क्योंकि वह भारत में आतंकवाद को प्रमोट करता है पाकिस्तान के रास्ते, क्योंकि वह भारत में उग्रवाद को प्रमोट करता है नॉर्थ ईस्ट के रास्ते, क्योंकि वह भारत में वाम उग्रवाद को उर्वरा जमीन प्रदान करता है, वाम उग्रवाद के माध्यम से हथियार और ड्रग की सप्लाई करता है, वाम उग्रवाद को जीवित रखने के लिए पैसों की सप्लाई करता है। इसलिए चाइना जैसे देश भारत जैसे देश के लिए नासूर हैं, नासूर बने रहेंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि चाइना जैसे देश से भारत के रिश्ते खत्म हों, और भारत जैसे देशों के रिश्ते चाइना के साथ खत्म होंगे तो विश्व के अन्य देशों से भी चाइना का कट ऑफ होगा, और ऐसे परिप्रेक्ष्य में चाइना को अपने भविष्य पर फिर आगे चलकर सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। पूरे विश्व को चाहिए कि वह चाइना को घुटने पर लाने के लिए मजबूर करे, और अगर चाइना को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर करना है तो भारत की पश्चिमी देशों के साथ वैश्विक भागीदारी को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि रूस के साथ हम भागीदारी बढ़ा करके चीन को घुटनों पर नहीं ला सकते, क्योंकि रूस चीन की तरफ झुक चुका है और रूस और चीन की भागीदारी मजबूत हो रही है। यहां तक कि रूस और चाइना ने मिलकर के एक ट्रायंगल बनाने का विकल्प भारत के पास रखा था, उसे आरसीआई का नाम दिया गया था, रशिया चाइना इंडिया। लेकिन भारत ने इसके प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी कि हम इस ट्रायंगल के फेवर में नहीं, हम इस ट्रायंगल को प्रमोट नहीं करना चाहते। लेकिन फिलहाल अगर हमें चीन की बढ़ते हुए इस प्रवृत्ति को कम करना है तो हमें पश्चिमी देशों का साथ चाहिए। एक दूसरा मुद्दा ये उठता है कि भाई चीन को घुटनों पर क्यों लाना चाहते हैं? चीन का सपोर्ट ले सकते हैं, चीन के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये भूल है हमारी। इतिहास इसलिए होता है जिससे आप सबक सीखिए। अगर 2 बार हम सबक नहीं सीख पाए तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। पहला सबक, हिंदी चीनी भाई भाई, जब चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया। दूसरा सबक, अब चीन उस तरीके से युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो भारत का नेतृत्व नहीं है और वो भारत कमजोर भारत अब नहीं रहा। इसलिए चीन उस तरीके का युद्ध तो नहीं लड़ सकता, लेकिन छद्म युद्ध निरंतर लड़ रहा है। बीआरआई छद्म युद्ध है, सीपेक छद्म युद्ध है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स छद्म युद्ध है, डोकलाम का मिलिट्री इंगेजमेंट छद्म युद्ध है, गलवान का मिलिट्री इंगेजमेंट छद्म युद्ध है। तो चीन भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ रहा है। इसलिए इस छद्म युद्ध को ध्यान में रखते हुए हमें चीन को घुटनों पर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन अच्छे संबंध की भाषा को नहीं समझता, वह शांति की भाषा को नहीं समझता, और इसके लिए केवल पश्चिमी देशों के साथ ही मजबूत संबंध कारगर हो सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी देश भी चीन की नीतियों से त्रस्त है, और इस कोविड-19 ने पूरे विश्व को त्रस्त किया है, जो चीन की देन है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात कि जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, उन वैश्विक मुद्दों में हम चाहते हैं हमारी बात दमदार तरीके से विश्व पर पहुंचे और भारत का एक अमिट रोल हो। जैसे हमने योग दिवस की बात की, तो अब योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। भारत ने शुरुआत की, पूरे विश्व को योग देने वाला भारत है। और कोविड-19 के परिवेश में योग का कितना महत्व रहा, कपालभाति और अनुलोम विलोम करके कितने लोगों ने अपने को कोविड वैक्सीन से इम्प्रूव किया है, हर कोई जानता है। तो योग, पूरे विश्व को योग देने की, जो योग
की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो भारत के पास। ऐसे ही अन्य मुद्दों पर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, जितने भी, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, चाहे वो इंटरनेशनल पीस हो, सारे मुद्दों पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने का मौका मिले और भारत की बात गंभीरता से सुनी जाए। इसके लिए भारत को पश्चिमी देशों का साथ चाहिए और भारत को पश्चिमी देशों के संगठनों का सदस्य बनना चाहिए, क्वाड को और प्रमोट करना चाहिए, ट्राईलैटरल रिलेशनशिप पार्टनरशिप बनाई जानी चाहिए, बाईलैटरल रिलेशनशिप प्रमोट करनी चाहिए और G7 जैसे संगठनों में भारत को मजबूती से हिस्सेदारी निभानी चाहिए। और अगली बात, जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप है, जो वैश्विक लोकतांत्रिक भागीदारी है, ये सभी मानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अच्छी शासन प्रणाली यदि कोई है तो वो लोकतंत्र है। इसलिए सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास होना चाहिए, लेकिन सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का विकास हो नहीं सका है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों का संगठन बनाया जाना चाहिए और लोकतांत्रिक देशों का संगठन यदि बनता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत को निभानी होगी। क्यों सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत को निभानी होगी? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते लोकतांत्रिक परिवेश को मजबूत करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत के कंधों पर ही आन पड़ती है। इसलिए जो D11 की बात कही गई, जो D11 की बात कही गई, यानी वैश्विक लोकतंत्र, वैश्विक लोकतंत्र का वातावरण निर्मित करने की बात की जा रही है। उस वैश्विक लोकतंत्र का वातावरण निर्मित करने में भारत को पश्चिमी देशों का साथ देना होगा और भारत और पश्चिमी देशों का एक गुट बनाना होगा, क्योंकि इस लोकतांत्रिक परिवेश में वैश्विक समृद्धि के लिए और शांति के लिए बेहतर तरीके से कार्य किया जा सकता है। हम ये जानते हैं कि भारत वैश्विक शांति की समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों में पीस कीपिंग फोर्स भेजता है संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों में अस्थिरता को कंट्रोल करने के। उस पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे बड़ी भागीदारी भारत की है, सबसे बड़ी भागीदारी भारत की है। और भारत ने यूनाइटेड नेशन में इस भागीदारी को परमानेंट और रेगुलर और कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए एक परमानेंट कमीशन न्यूयॉर्क में बना रखा है। न्यूयॉर्क में एक परमानेंट कमीशन बना रखा है जहां से जो भारतीय सैनिक हैं, चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, वो पीस कीपिंग फोर्सेस में अपनी प्रमुख जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में शांति की स्थापना सुनिश्चित करने में भारत का एक अहम रोल है, भारत की एक प्रमुख भूमिका है। वैश्विक समृद्धि के विकास में भी भारत को अपनी एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। केवल पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य देशों के साथ भी भारत को अपनी वैश्विक भूमिका निभानी होगी और भारत इस दिशा में अपनी भूमिका के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर रहा है, जिससे अफ्रीकन कंट्रीज में भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़े। जो अफ्रीकी देश के जो गरीब राष्ट्र हैं, उन गरीब राष्ट्रों के विकास में भारत अपना योगदान दे सके, क्योंकि भारत विकास में योगदान देगा तो सच्चे मन से देगा, जमीन कब्जा करने की नीयत से नहीं करेगा, संसाधन कब्जा करने की नीयत से नहीं करेगा, आर्थिक कब्जा करने की नीयत से नहीं करेगा, सच्चे मन से करेगा। चीन कब्जा करने की नीयत से करता है, गंदे मन से करता है निवेश और विकास। तो भारत मूल्यों वाला लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करना चाहता है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जो अपनी मातृभूमि का भी सम्मान करते हैं और दूसरे देश की भी मातृभूमि का सम्मान करते हैं। हम इस संस्कृति को जीवित रखते हैं, जीवित रखा है हमने, इतिहास ने हमें यही सिखाया है
और आज भी हम इसी मूल्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि स्वतंत्रता के पहले और बाद कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं किया, कभी आक्रमण नहीं किया। तो भारत के मूल्यों की जड़ें अत्यंत गहरी हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें भी बहुत मजबूत हैं। इसलिए भारत को वैश्विक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। यह वैश्विक लोकतंत्र वैश्विक शासन की ओर ले जाएगा, ग्लोबल गवर्नेंस की ओर ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन और इसी प्रकार के अन्य संगठन वैश्विक शासन की नींव स्थापित कर चुके हैं। वर्तमान समय में हम वैश्विक शासन के युग में रह रहे हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के युग में रह रहे हैं। इस ग्लोबल गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस लाया जा सके, ग्लोबल गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस लाया जा सके, इसके लिए सभी देशों में राजनैतिक स्थिरता, राजनैतिक प्रगतिशील चिंतन, राजनैतिक मूल्यों का संवर्धन अति आवश्यक है, क्योंकि राजनीति ही समस्त सुधारों की जननी होती है और राजनैतिक सुधार लोकतांत्रिक मान्यताओं और मूल्यों के पक्षधर है। इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताओं को प्रमोट करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इसके लिए G7 देशों का उसे साथ चाहिए, जिससे मजबूती से अपनी बात रख सके। क्या चुनौतियां हैं G7 के साथ भारत के लिए? चूंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है एज सच। लेकिन हाँ, सदस्य नहीं है, ये अपने आप में एक चुनौती है। तो G7 का विस्तार होना चाहिए और भारत को मेंबर बनना चाहिए। दूसरी बात, यदाकदा असहमतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे ईरान के मुद्दे को लेकर के भारत और G7 के अन्य देशों में भी असहमतियां उत्पन्न हुई। ईरान पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए, उन प्रतिबंधों को लेकर के G7 के अन्य देश और भारत भी अमेरिकी रुख से सहमत नहीं था। इस प्रकार की असहमतियां, मतभेद न कहें इसे, इस प्रकार की असहमतियां G7 देशों के साथ यदाकदा उत्पन्न होती रही हैं। पर्यावरण के मुद्दे को लेकर के पेरिस समझौते से जब अमेरिका ने अपने आप को विड्रा किया तो भारत इससे सहमत नहीं था, G7 के अन्य देश भी इससे सहमत नहीं थे। इस प्रकार की असहमतियां उत्पन्न होती रही हैं। ये असहमतियां ही एकमात्र चैलेंज हैं, इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन असहमतियां भी चैलेंज नहीं है। मेरे नजरिए से असहमतियां खूबसूरती हैं, क्योंकि असहमतियां हमें इस बात का अवसर देती हैं कि कुछ गड़बड़ तो है। जहां गड़बड़ है उस नजरिए से फिर से सोचने की कोशिश करो, नए नजरिए से सोचो। असहमतियां हमें कमजोरियों की ओर इशारा करती हैं कि कुछ कमजोरियां हैं जिससे असहमतियां उत्पन्न हो सकती हैं या हो रही हैं। उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करो। तो अगर असहमतियां हैं तो ठीक है, लोग आलोचना करते हैं कि असहमति है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि असहमति कमजोरी नहीं है। हम असहमति को कैसे देखते हैं, यह कमजोरी है। अगर हम असहमति को पॉजिटिव नजरिए से देखें, सकारात्मक नजरिए से देखें, तो ये हमें कमजोरियों को दूर करने का अवसर देता है, ये हमें समस्याओं के समाधान का अवसर देता है। और इस प्रकार असहमतियां प्रगतिशील होती हैं, पिछड़ी नहीं होती। ये प्रगतिशील हैं क्योंकि कमजोरियों को दूर करके हमें आगे ले जाने का अवसर दे रही हैं, संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर दे रही हैं कि कमियों को दूर करके संबंधों को मजबूत बनाया जाए। इसलिए उन पर चिंतन करके हम संबंधों को और अधिक मजबूती दे सकते हैं, संबंधों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारी आवश्यकता G7 के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखने की है। G7 के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं। आवश्यकता इन संबंधों को प्रगाढ़ बनाए रखने की है। जहां तक बात विस्तार की है तो इसकी पहल G7 को ही करनी होगी, भारत नहीं कर सकता। और G7 इस मूड में नजर आ रहा है, तो हो सकता है भविष्य में जो G7 की पार्टनरशिप है वो एक ग्लोबल पार्टनरशिप के रूप में, नए आयाम के रूप में सामने आए और एक नए विश्व की रचना करने में सहायक हो, जिसमें भारत अपनी केंद्रीय भूमिका का निर्वाह कर सके, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सके। यह भारत की छटपटाहट बहुत दिनों से है और भारत इसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है। और आज भी भारत की यही इच्छा है कि एक अच्छे विश्व के निर्माण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो एक अच्छे भारत के निर्माण के लिए
वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाते हुए एक अच्छे विश्व के निर्माण के लिए भारत अपना अमिट योगदान दे सके। तो इस उद्देश्य के लिए G7 का साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा। तो ये संपूर्ण चर्चा थी आज के इस टॉपिक की। तो उम्मीद है समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। सारे परिप्रेक्ष्य हमने चर्चा के कंसीडर कर लिए हैं, सारे दृष्टिकोण हमने कंसीडर कर लिए हैं। एक प्रकार से ये समग्र चर्चा थी। तो इस टॉपिक को फिर हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे।